देखो बेटा, लास्ट टर्न पे जो पॉइंट्स पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि उनकी ज़रूरत यहाँ पढ़ने वाली है हमें। जैसे हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात की थी, तो जब हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी नॉट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे, बी नॉट, इसमें एक मटेरियल प्लेस करा दें, वो मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल होगा, तो इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड का सम होगा, तो इसके अंदर एक नेट मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी जो क्या होगी, बी होगी। ठीक, तो जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ठीक, और वह मैग्नेटिक फील्ड को क्या करें, मैग्नेटाइज कर दे, क्या कर दे, मैग्नेटाइज, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या नाम देंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या नाम देंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यहाँ ये जो बी है ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, ठीक है, निकाला था वैल्यू इसकी हमने, आया था फॉर्मूला ना, क्या आया था, एच बोला था इसको हमने, क्या बोला था, एच, एच किसके बराबर आया था, बी अपॉन म्यू, या फिर इसको हम लिख सकते थे क्या, एच इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। ये दो फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद बात करी थी हमने मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है बेटा, किसी भी मैग्नेट, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी, ठीक है, कि वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने से पास होने देगा, वो क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं म्यू से, ठीक, और इसका फॉर्मूला बताया था आपको हमने, क्या बताया था, बी बाई एच, पक्का, पक्का, यहां से देख लो ना, यहां से लिखना चाहो तो बेटा बी नॉट अपॉन लिख सकते हैं, आगे बढ़ेंगे तब लिखेंगे, भी नहीं यहाँ तक, ठीक। अगर इसको हम बात करें किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, तो यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा म्यू नॉट इक्वल टू बी नॉट अपॉन एच। सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं फॉर्मूले को, ठीक है, जो चीजें पढ़ी थी। इसके बाद रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो ये बताया था मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहां से म्यू आर, म्यू की वैल्यू अगर यहां से निकाले, ये देखो है बी बाई एच, और म्यू नॉट की वैल्यू लिखे तो बी नॉट बाई एच, तो यहां से एक फॉर्मूला और बनता दिखेगा, म्यू आर इक्वल टू बी अपॉन बी नॉट। इस फॉर्मूले का आगे इस्तेमाल होता दिखेगा जब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज, ठीक। इसके बाद बेटा आगे बात करें तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी की बात करी थी, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें जिसकी वजह से मटेरियल के अंदर परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डेवलप हो पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन वी, ठीक है, कोई डाउट। किसी मटेरियल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, देखो ध्यान से, मान लो ये मटेरियल है हमारे पास, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और एक बार ले लिया किसी मटेरियल का एक बार ले लिया हमने ऐसे, इस तरह से, ठीक। तो जब इस मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको प्लेस कराओगे तो क्या देखोगे बेटा, जब मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस कराओ तो क्या देखोगे, इसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी डेवलप होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें पोल जनरेट होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ से बाहर निकलेगी, तो जहाँ से एंटर करती है वो क्या हो जाता है, साउथ पोल, और ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, दो पोल बन गए ना, तो ये अपने आप में एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल बन जाएगा, इसका अपना एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा, और उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी जो कितनी होगी बेटा, बी एम, क्या होगी, बी एम। तो इस मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम पर जितना मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जनरेट हो रहा है उसको क्या नाम देंगे हम, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। क्या नाम देंगे, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। ये लास्ट टाइम पे समझाया था, ठीक है। अब इसके तीन फॉर्मूले बनाए थे, एक फॉर्मूला और था, एम के प्लेस पे क्या रख देना है बेटा आपको, स्मॉल एम इंटू 2l। ये जो बार लिया है आपने
इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 12 है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या बन जाएगा बेटा, वॉल्यूम बन जाएगा एरिया इंटू 12। तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या बन गया, स्मॉल m इंटू 12 अपॉन a अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल, तो I इक्वल टू m बाई ए। क्लियर। और एक फॉर्मूला इसके टर्म में क्या बताया था, जितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है अपॉन परमेबिलिटी, तो I इक्वल टू बी एम अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, क्योंकि इसको कहाँ रखा तुमने, वैक्यूम में रखा है। वैक्यूम में रखने पर इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपॉन परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कोई समस्या, क्लियर हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज, ये फॉर्मूले हमने लास्ट टाइम पे पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला और निकाला था बेटा। ठीक है, क्या था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो बताता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो बताता है वो कितना इजीली मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज हो सकता है। अगर मैग्नेटाइज अच्छे से हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर वो कम मैग्नेटाइज हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आगे हम लोग प्रैक्टिकली निकालने वाले हैं कि इसकी वैल्यू किस मटेरियल के लिए ज्यादा होगी और किस मटेरियल के लिए कम होगी। फिलहाल इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था काई एम से, लिखते हैं, ये लिखा जाता है लेकिन पढ़ते क्या है, काई। क्या पढ़ेंगे, काई। ठीक है, तो काई एम यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रेशियो था किसका, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी आई एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच का। क्योंकि ये दो इंटेंसिटी का रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट, नो यूनिट। आई क्या बात समझ में, कोई समस्या तो नहीं। ससेप्टेबिलिटी मतलब है कि वो मटेरियल कितनी इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट शोज हाउ इजीली इट कैन बी मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। इसकी ये प्रॉपर्टी है बस। ठीक, अगला पॉइंट था बेटा, रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने, इनके बीच में निकाला था। तो रिलेशन क्या था, रिलेशन बात करी थी हम लोगों ने मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी थी, और क्या था, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। फॉर्मूला आया था म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, ये फॉर्मूला आया था। इसका भी हमें इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, इसका भी हमें इस्तेमाल करना होगा। ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन सारे चीजों का इस्तेमाल आगे जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वहां पर हमको करना है। ठीक, प्रॉपर्टी किसकी, मैग्नेटिक मटेरियल की। तो पहले बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होंगे। तो वो मटेरियल्स जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने के बाद मैग्नेटाइज भी होंगे और कुछ अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। कुछ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखने पर फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे और कुछ अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे, रिपल होंगे। क्या होंगे, रिपल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी इनको कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स में। अब इनके बारे में बेटा आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। पहले समझेंगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। ठीक है, ऐसा क्या होता है कि जब इन सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। फिर जब इन सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये किस तरह के बिहेवियर को शो करेंगे, इनकी क्या प्रॉपर्टी होंगी, इनका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, इनके रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, सारी बात करेंगे। ठीक, और टेम्परेचर पर इनका डिपेंडेंस क्या होगा। ठीक है, विदाउट। अच्छा, थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ये वो मटेरियल्स हैं जिनको अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कराओगे, इनको अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कराओगे तो ये क्या होंगे बेटा, मैग्नेटाइज तो होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब एक्सटर्नल फील्ड से क्या होंगे, रिपल होंगे। क्या होंगे, रिपेल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल कॉपर, एंटीमनी, बिस्मथ, ये एग्जाम्पल है इसके। तो ऐसे मटेरियल जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो, मैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, और क्या हो जाए बेटा, और क्या होगा इसके साथ में, और इसके साथ में देखेंगे फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। ठीक है,
कैसे भागेगा? फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। ये वो मटेरियल्स होंगे जिनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कराते हैं, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, बट नॉट स्ट्रांगली, फीबली या वीकली बोल सकते हैं, मतलब स्मॉल अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा इस पर, ठीक है। लेकिन अगर इन मटेरियल्स को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, इन मटेरियल्स को, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब फील्ड की डायरेक्शन में एकदम से भागेगा, जैसे रखोगे तो एकदम से भागेगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? ठीक है, आगे हम इनके टाइप्स की बात करेंगे, इनके मतलब एग्जांपल होंगे, उस सब की बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट आएगा कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है, कैसे इनमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जो डेवलप होती है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। समझना ध्यान से इसको। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होंगे वो हमेशा ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनके आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे, या ऐसे होंगे जो क्या होंगे? डबल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फुलफिल हो रहे होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक में। तो हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का स्पिन क्या होगा? दूसरे से अपोजिट होगा, पढ़ा है ना। किसी ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का क्या होगा? स्पिन, दूसरे से क्या होगा? अपोजिट होगा, ठीक है। जैसे ऐसे पढ़ा होगा तुमने, ऐसे बॉक्स बना होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को हाफ ऐसे दिखाते हैं, दूसरे को ऐसे दिखाते हैं, मतलब अगर एक का क्लॉकवाइज हुआ तो दूसरा कैसा हुआ? बस इसी कंसेप्ट को तुम्हें उठाना है, ठीक है। देखो ध्यान से मान लो कि ये ऑर्बिट है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। अब जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में, पहले हम एंटी क्लॉकवाइज वाले को ले रहे हैं, फिर हम क्लॉकवाइज वाले की बात करेंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, विथ वेलोसिटी v। ये मूव कर रहा है इस पाथ पर, ऑर्बिट पे। तो न्यूक्लियस से इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ताकि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में लगातार घूमता रहे, ठीक। अब अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसकी वजह से जो करंट की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? क्लॉकवाइज। आई क्या बात समझ में? समझ में आई कि नहीं आई बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? आगे समझते, ध्यान से देखना। अगर ये बेटा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, करंट की डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट किधर होगा? समझो, हमने पढ़ा था अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है तो वो अपने आप में एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करती है। अब यहाँ पर अगर इस ऑर्बिट को करंट कैरिंग कॉइल मान ले, क्योंकि करंट तो दिख रही है, तो ध्यान से देखेंगे कि मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी बेटा? देखो, फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखो, थंब की डायरेक्शन क्या बताएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन। तो टर्न कराओ तो मैग्नेटिक मूवमेंट किधर आएगा? नीचे की ओर। कहाँ आएगा? नीचे की ओर। तो मैग्नेटिक मूवमेंट आपका इसका नीचे किधर काम कर रहा है बेटा? नीचे की ओर। एम बोल दिया इसका। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं? ये पहला इलेक्ट्रॉन जिसका स्पिन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन पे आ जाओ जिसका स्पिन कैसा होगा बेटा? क्लॉकवाइज। कैसा होगा? क्लॉकवाइज। ये इलेक्ट्रॉन, इसकी वेलोसिटी ये इधर, मतलब ये ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। अब जब ये इधर को मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन कैसे दिखेगी बेटा आपको? इसके अपोजिट। हाँ है ना? देखेंगे। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या देखेंगे यहाँ पर कि इस वाले जो करंट की डायरेक्शन थी, इस वाले में क्या हो रहा है? करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अगर आप ऊपर से देखो तो डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। और नीचे से देखो तो ये डायरेक्शन तुम्हें क्या दिखेगी? क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर कौन सा पोल बना? नॉर्थ पोल। ऊपर क्या बना? नॉर्थ पोल। और नीचे क्या बनेगा? साउथ पोल। इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा वो साउथ टू नॉर्थ होगा। तो कहाँ होगा? ऊपर की ओर होगा। किधर होगा बेटा? ऊपर की ओर। इतनी कहानी समझ में आई क्या? ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, ये पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस इसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा जो इस डायरेक्शन में होगा। दोनों बात समझ में आ गई? इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किधर है? नीचे की ओर है।
इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर है बेटा? ऊपर की ओर है। आगे बात समझ में? अब ध्यान से देखो, इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, ठीक है, तो क्या दिख रहा है कि टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों का क्या होगा? जीरो होगा। एक ही जगह पे है ना, एक ही ऑर्बिट पे, तो एक घूम रहा है क्लॉकवाइज और एक घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक का मान लो ये आ रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट, तो एक का किधर जा रहा है? इधर, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया? जीरो। क्लियर है? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके इंडिविजुअल एटम का नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। और इनको अगर हम स्ट्रॉन्ग या एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, फीबली या वीकली। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? अब देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? यहां से ये शो होगा कि जब इन पर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो क्यों ये मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगा दी? मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे लगा दे, क्रॉस वाली, है ना, मतलब ऐसे लगा दे रहे। हमने ऐसे मोशन देखा, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है या इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड या तो ऐसे लगा दे या तो ऐसे लगा दे, दो तरीके से लगा दे। तो हम लगा दे रहे मैग्नेटिक फील्ड इस पे ऐसे लगा दे रहे इस तरह से, ये आ रही मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या बात समझ? या तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दो, क्रॉस, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है। कैसी है? अंदर। आगे बात समझ कि नहीं है? कोई डाउट तो? देखो आगे बेटा क्या करना है इसमें। अब अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा दें जिसकी डायरेक्शन किधर है? इधर, और इस पर भी मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे जिसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर, नीचे की ओर, ऐसे नीचे मान लिए, ठीक, ओके। हाँ, हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये कौन सी है? ये हम लोगों ने लगाई है। जो ये जनरेट करा उसकी डायरेक्शन तो दिख रही, ये है और ये है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसकी वजह से जो जनरेट हो रही है वो इधर की ओर है, और जब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है। ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने लगाई है, ठीक। अब देखते जरा इसका इंपैक्ट क्या होगा, क्योंकि इन मटेरियल्स को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने वाले हैं ना, तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसकी बात समझते हैं, ठीक। जरा इसको देखो बेटा ध्यान से। जब भी हम किसी चार्ज को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। अब फोर्स की वैल्यू क्या होती है? F इक्वल टू F वेक्टर इक्वल टू Q V क्रॉस V। अब इसके निकालने के कई मेथड बताया था डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के। एक क्या बताया था? राइट हैंड पाम रूल, फिर दूसरा बताया था लेफ्ट हैंड, तीसरा वो है ना क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके, ठीक है। तो पाम लगा लेते हैं। देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा? नीचे। नीचे मतलब अंदर मान ले रहे हैं, है ना। कैसे मानेंगे? ऐसे, ऐसे मान लो चाहे तो, ठीक है। अब करंट किधर जा रही है भाई? इसको अगर हम ऐसे कंसीडर करें इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है। अब ध्यान समझना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये मूव कर रहा है ऊपर, तो मतलब करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? नीचे। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है, तो करंट कहाँ आएगी? नीचे। तो देखो फोर्स कैसा लगा? फोर्स किधर लगा बेटा? बाहर की तरफ। किसका है? बता रहे। देखो तुम इसको ऐसे मानो बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, ऐसे इस तरह से, ठीक। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, मतलब करंट ऐसे मानना है ना, पक्का। तो देखो ध्यान से, तो करंट हमने किधर माना? इधर, ऐसे नीचे की ओर, मतलब ऐसे मूव करेगा, है ना, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रही है? अंदर की ओर। कहाँ लग रही है? अंदर की ओर। तो देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर को टर्न कराया। अब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऊपर ऐसे जा रहा है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट ले लो, तो देखो फोर्स किधर गया? तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी बेटा? आउटवर्ड। क्लियर हो गया? आउटवर्ड है। अगर आउटवर्ड है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है
वो सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर फोर्स की वैल्यू कम हुई तो क्या होगा, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है mv²/r। अगर फोर्स की वैल्यू r, अगर फोर्स की वैल्यू कम हो रही है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। अगर वेलोसिटी कम हुई तो उसके मोशन करने का जो वे है, मतलब जो स्पीड है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी करंट जो जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई ना। अगर करंट की वैल्यू गिरी तो बेटा करंट की वजह से मूवमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज, पढ़ा था किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, यही पढ़ा था। इसका मतलब m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या होगा, करंट की वैल्यू घट रही है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी, घटेगी ना। तो अब इसकी वैल्यू घट के क्या हो गई, m माइनस डेल्टा m। मान लिया डेल्टा m अमाउंट से कम हो गई, डेल्टा m अमाउंट से क्या हो गई, कम हो गई। अब इस पे काम करो साइन, मैग्नेटिक फील्ड लगाई है हमने, ध्यान रखना कैसे मानना है। ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर लग रही है, कैसे लग रही है, अंदर लग रही है। तो देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर को रखा, अब इलेक्ट्रॉन कैसा घूम रहा है, ऐसे, है ना। तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी कि नहीं होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, करंट, तो फोर्स किधर लगा, अंदर की ओर लगेगा। वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में थंब रखना, वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में, फिंगर को अंदर कर दो तो फोर्स किधर लगा, अंदर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन किधर होगी बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में होगी, होगी। तो यानी कि अब इस पर जो नेट फोर्स होगा, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब कोई फोर्स अगर बढ़ गया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फोर्स बढ़ा तो फोर्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, हेल्प करेगा चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। अब अगर इस फोर्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो उसका पाथ जो होगा, यानी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या फॉर्मूले से देख लो बेटा, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ा तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर करंट बढ़ा तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला m की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। मतलब जो पहले वैल्यू आपको दिख रही थी, कौन सी वैल्यू, m, अब क्या हो जाएगी, m प्लस डेल्टा m। बताओ कोई समस्या, कोई समस्या, पक्का। अच्छा, नेट चेंज कितना आया, नेट चेंज अगले पेज पे निकालना, देखो ध्यान से, यही निकाल देते हैं। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या आएगा, ये माइनस ये, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ना भाई, ये ऊपर लग रहा है, ये कहां लग रहा है, तो ये ऊपर लग रहा है, ये कहां लग रहा है, नीचे। तो दोनों को ढक क्या कर दो, माइनस। ये इससे कैंसिल हो गया, तो नेट डाइपोल मूवमेंट जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा m, 2 डेल्टा m। अच्छा एक चीज बताना बेटा, ये माइनस क्यों हो रहा है, ये माइनस क्यों हो रहा है, इसका मतलब ये डेल्टा m कहाँ होगा, ऊपर की ओर, तभी तो इस m से माइनस हो रहा है, हाँ है ना, ठीक है। और ये प्लस कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूवमेंट डेवलप हो रहा है वो कहाँ होगा, इसकी डायरेक्शन में, तभी ये प्लस हो रहा है। मतलब ये डेल्टा m और ये डेल्टा m किधर जनरेट हुए, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे काम कर रही है और जो नेट डाइपोल मूवमेंट जनरेट हुआ वो इधर की ओर है कि नहीं है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से अगर सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा वो कहाँ काम करेगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये सब्सटेंस, कौन से, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, रिपल होते हैं। जो वीकली रिपल होंगे, बहुत तेजी से नहीं, मतलब धीमे धीमे रिपल होंगे, बहुत तेजी से नहीं भाग गया, धीरे धीरे रिपल होगा। क्लियर हो गया, प्रॉपर्टी समझ में आ गई, क्यों काम करता है, क्या रीजन है, सारी कहानी क्लियर हो गई।
पक्का। प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में नेट डायपोल मोमेंट जो जनरेट होगा ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब साफ है कि अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो रिपेल होगा। क्या होगा? रिपेल होगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहता है बेटा कि अगर किसी डायमैग्नेटिक रॉड को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो देखो ध्यान से, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया बेटा? साउथ हो गया। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगेगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक। अब एक डायमैग्नेटिक मटेरियल की एक रॉड है, डायमैग्नेटिक मटेरियल की क्या है? एक रॉड है। रॉड को हमने इस रिजिड सपोर्ट से हैंग कर दिया, ऐसे इस तरह से हैंग कर दिया, ठीक है, इस तरह से हैंग किया। तो जैसे आप इसको हैंग करोगे क्या होगा? इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होगा फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करना स्टार्ट कर देगा? रिपल। ये किधर आएगा? ऐसे आ जाएगा। मतलब ऐसे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किधर काम करेगा बेटा? बताओ। भाई फील्ड ये लग रही, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी जनरेट होगा, मतलब इधर की ओर ऐसे। पहले पैरेलल रखा था, ऐसे रखा नहीं, लटकाया। अब क्या होगा? ये रिपल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब डायरेक्शन ऐसी है तो ये क्या हो जाएगा? साउथ, और ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ, ठीक। अब साउथ पोल साउथ को क्या करेगा? रिपल। और नॉर्थ पोल नॉर्थ को क्या करेगा? रिपल। तो ये कुछ इस तरह से धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अलाइन हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक मूवमेंट इधर की ओर बनेगा। जब इधर बना तो ये क्या बन गया? साउथ, और ये क्या बन गया? नॉर्थ। अब साउथ पोल साउथ को क्या करेगा? रिपल। नॉर्थ पोल नॉर्थ को क्या करेगा? रिपल। तो ये ऐसे ऐसे लटकाया था, तो ये धीरे धीरे रिपल होगा और इस तरह से आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। प्रॉपर्टी होता है धीरे बेटा, इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा ना, इतना था कि वो रिपल कर दिया, अब वो ऐसे आगे टंग गया, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स होगा तभी तो ये ज्यादा मूव करेगा। अब थोड़ा सा है तो उसने इसको रिपल किया और ये ऐसे आ गया, ठीक। क्लियर? ओके। अगला पॉइंट क्या कहता है बेटा, ध्यान से समझना। कह रहा है कि अगर हम इस डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को पाउडर फॉर्म में ले लें और एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें, कहाँ रखें? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखना ध्यान से। तो ये हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास साउथ पोल है। नोट्स में देखो तो दो डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है। एक में हम क्या कर रहे हैं? मैग्नेट को थोड़ा दूर दूर रख रहे हैं, और एक में क्या कर रहे हैं? मैग्नेट को थोड़ा पास पास ले आ रहे हैं। तो दोनों का रीजन समझना जरा ध्यान से। मान लो कि ये दोनों जो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ, दो मैग्नेट वो दूर दूर है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर निकलेंगी। यहाँ पर जो डेंसिटी होगी पोल पर वो ज्यादा होगी, ठीक है, और यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में क्या करेंगे? एंटर करेंगे। लेकिन यहाँ कहीं किसी पॉइंट पर देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंबाइन तो हो रहे होंगे, लेकिन क्या होंगे? दूर दूर होंगे। लेकिन क्या होंगे? दूर दूर होंगे। अगर दूर दूर होंगे तो ये वो पॉइंट जनरेट होगा जहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? वीक होगी। क्या होगी? वीक मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? वीक। जबकि पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। कैसी होंगी? स्ट्रॉन्ग। अब अगर हम कोई एक फ्लास्क ले लें और उस पर पाउडर फॉर्म में, ये फ्लास्क रखा, ठीक है, और इसमें हमने पाउडर फॉर्म में क्या रख दिया? डायमैग्नेटिक, मतलब एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया था, उसको पाउडर में कन्वर्ट कर दिया पीस के, ठीक है। अब वो पाउडर हम इसमें रख रहे हैं, ऐसे, ठीक है। तो जैसे इसे प्लेस कराओगे ये मटेरियल मैग्नेटाइज होगा फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जब फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा तो ये भागेगा फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग है, तो जितना जितना पाउडर फॉर्म इधर होगा पोल्स पर, वो भागेगा, कहां समटेगा? कहां जाएगा बेटा? मिड पे। कहां जाएगा? मिड पे। मतलब ये जो आपको
सब्सटेंस है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसे, ठीक है। ओके, तो यहां से एक प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो हमेशा मूव करेगा फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड से मूव करेगा कहाँ, वीक। अच्छा, अब आगे क्या होगा कि अगर मैग्नेट को पास ले आए, मैग्नेट को पास ले आए, तो जब पास लाओगे तो क्या होगा, जितना ज्यादा पास लाओगे इस पॉइंट पर फील्ड लाइन ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो मतलब ज्यादा फील्ड लाइंस होंगे, तो यहां पर फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, आप समझो ना, यहाँ पर कुछ 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, यहाँ कुछ 10 एंटर कर रही हैं, जब ज्यादा पास ला दोगे तो ये 10 + 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरेक्ट करेंगी, जो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी, ऐड होंगी ना, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, जबकि पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम। यहाँ पर मैग्नेट दूर दूर है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो ज्यादा फैल जाएंगी, ज्यादा फैलेंगे तो इंटरेक्शन तो होगा, लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा डिस्टेंस होगी तो क्या होगा, वीक। अगर डेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो स्ट्रॉन्ग, और अगर दूर दूर है तो वीक। क्लियर हुआ। अगर मैग्नेट पास पास ले आओगे तो इस मिड पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, जबकि पोल्स पर क्या होगी, वीक होगी। तो ये मैग्नेट कहाँ हटेगा, वीक, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, यानी बाहर क्यों चलेगा, हाँ मतलब नीचे यानी मिड पे कम हो जाएगा और कॉर्नर्स पे सेपरेट हो जाएगा, कॉर्नर्स पे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो एक चीज क्लियर हो गई यहां से दोनों ही चीजों से कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ऑलवेज मूव करेगा फ्रॉम स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू वीक पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या बनी कि अगर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये ऑलवेज मूव होगा फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, अगली प्रॉपर्टी बेटा क्या कहता है, समझना जाए ध्यान से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को, यानी इसका एक सैंपल ले लिया, इसको हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें, कहाँ रखें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, ये मैग्नेटाइज होगा फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक मूवमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रही है ऐसे, तो जिसका ये क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगी, अपोज करेगी। तो जितनी भी फील्ड लाइंस होंगे वो ऑलमोस्ट इससे बाहर से जाएंगे। रिपेल करेगा ना भाई, अरे हाँ ना तो बोलो, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, और कुछ कुछ मतलब बहुत कम, एक आधी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास होगी, समझे बेटा। ये जो सब्सटेंस है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है वो अप्लाइड फील्ड का क्या करेगी, अपोज करेगी ना। तो अब बताओ कोई चीज अपोज कर रही हो तो क्या उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी, नहीं होगी, होगी बहुत कम, ठीक है, बहुत कम। तो ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगी, बाहर से, ठीक है, ज्यादातर कहाँ जाएंगी, बाहर से, और उसके अंदर से जो पास हो रही है उसकी फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। तो एक चीज क्लियर हुई बेटा, सारी बात क्लियर करे ना, बीच में बता लो, जब स्टार्ट लास्ट हो जाए पूछ लो हमसे, जब तुम्हें बिल्कुल ना समझ में आए कि अब ये पॉइंट बताया ही नहीं सर ने तो हमसे पूछ लो, ठीक है। तो ध्यान समझो बेटा, अगर किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के सैंपल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डेवलप हो रही है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज होगा, यानी रिपेल होगा। इसका मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से ज्यादा जाएंगी, अंदर से क्या होंगी, कम होगी, ना के बराबर। इसका मतलब बाहर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसको हमने बी नॉट बोला था कि नहीं बोला था, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसको हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी बोला था। क्या देखने को मिला कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी बी नॉट की वैल्यू क्या होगी बेटा, बी से ज्यादा होगी, बी से क्या होगी, ज्यादा। क्लियर है। अब एक एक प्रॉपर्टी रिलेट करना स्टार्ट करते हैं। यहां एक बात हमको समझ में आ गई कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है उससे कहीं ज्यादा है,
क्योंकि लाइन ऑफ डेंसिटी बाहर ज्यादा है, इसके अंदर क्या है, कम है। साफ समझ में आ रहा है? ठीक। तो अगली प्रॉपर्टी इसी से रिलेट करेगी जो हमने पढ़ी थी, एप्सिलॉन आर, सॉरी म्यू आर। क्या पढ़ा था? म्यू आर। अब ये म्यू आर क्या था? रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसका फॉर्मूला इनके टर्म में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? बी अपॉन बी नॉट, बी अपॉन बी नॉट। अब यहां से रिलेशन दिख रहा है, देखो ध्यान से, जो बी की वैल्यू है उससे बी नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, बड़ी है ना? ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो रिलेशन, ये जो रेशियो आएगा वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। 1 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर 1 से छोटा होगा इसका मतलब म्यू आर की जो वैल्यू होगी वो 1 से क्या आएगी बेटा, छोटी। 1 से छोटी मतलब 0 से बड़ी और 1 से छोटी। पॉजिटिव वैल्यू तो है लेकिन नेगेटिव नहीं है, 0 से बड़ी बट 1 से छोटी, मतलब 0.2, 0.5, 0.8, 0.7 इस तरह की वैल्यू होगी। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होंगे जिनकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू 1 से क्या होगी, छोटी होगी। ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक मटेरियल दिया होगा, बोलेगा इसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी 0.7 है। ठीक, आइडेंटिफाई द मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब बेटा इसी के बेस पर अगली प्रॉपर्टी बनेगी, जो प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। भाई म्यू आर निकाल लिया ना, अब म्यू आर का रिलेशन किसके साथ था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के साथ, यानी काई एम के साथ। रिलेशन क्या पढ़ा था बेटा हमने, प्रॉपर्टी नंबर क्या है, 6। रिलेशन था म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम। तो काई एम इक्वल टू क्या हो गया बेटा, म्यू आर माइनस 1। अब म्यू आर की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, म्यू आर की वैल्यू 1 से क्या बेटा, छोटी है, तो जब वैल्यू तुम यहां रखोगे, मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, वैल्यू हो गई 0.2 माइनस 1, एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, माइनस में आएगी, लेकिन स्मॉल है, 0.8 स्मॉल है। तो जो काई एम है यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, उसकी वैल्यू डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होगी, इज स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। कैसी होगी बेटा, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। अभी बता भी दे रहा है इसका रेंज क्या होगा। इसका जो रेंज होगा वो -10 टू द पावर -5 टू -10 टू द पावर -9 के बीच होगा। बताओ, बहुत बड़ी वैल्यू है क्या? तभी तो बोला ना स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। अगर तुम इसको चेंज करो, पॉइंट में लाओ, तो देखो ध्यान से, कितने जीरो लगाने, 1 2 3 4 और फिर 1 और माइनस, ये वैल्यू स्टार्टिंग है, बहुत छोटी वैल्यू है ना, तभी क्या लिखा है, चाई एम इज अ स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, काई एम की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। हाँ ठीक, ओके। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन। किसके साथ बेटा, टेम्परेचर के साथ। अब क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो रहा है बेटा, इसकी काई एम की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है, काई एम की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है, तो इसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन होगा, जो हम क्यूरी लॉ में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहां लिख दे रहे हैं अभी। ठीक है, काई एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब जब इसकी वैल्यू बहुत छोटी है तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा होगी तो क्या मैग्नेटाइज होगा, होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या डीमैग्नेटाइज होगा क्या, और नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वो तो डीमैग्नेटाइज है ही है। मैग्नेटाइज कहाँ है, वो तो डीमैग्नेटाइज है, क्योंकि ओवरऑल जो मैग्नेटिक मूवमेंट था वो क्या था, जीरो था। मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे आया है लेकिन वो पूरा क्या है, ना के बराबर, क्या है, ना के बराबर। ठीक है, तो यहां पर क्या देखेंगे कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसकी वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तभी देखो तुम्हें ग्राफ मिलेगा, ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा होगा, ऐसे देखो, ऐसे ग्राफ होगा। यहाँ पे रखना है तुम्हें टेम्परेचर और यहाँ पे रखना है काई एम।
अब क्योंकि काईएम की वैल्यू कैसी नेगेटिव है, कैसी है नेगेटिव, किसके लिए डायमेट्रिक, तो यह ग्राफ यहाँ पे स्टार्ट होगा, ऐसे यहाँ कहीं ले लो, ये ओरिजिन के नीचे हो गया तो नेगेटिव ही होगा, कोई वैल्यू सेट कर ली, ये वैल्यू है और छोटी वैल्यू है। अब देखो टेम्परेचर बढ़ने पे इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, लेकिन कहाँ होगा, नेगेटिव एक्सिस पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ साफ देख चुके हैं कि काई एम की वैल्यू कैसी है बेटा, स्मॉल नेगेटिव है, कैसी है, स्मॉल नेगेटिव। आ गई बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं, सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है बेटा। अगला जो हमारा मटेरियल है उसका नाम है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जब इन सब्सटेंसेस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब फील्ड की डायरेक्शन में ये एक फोर्स को फीड करेंगे और मूव करेंगे फील्ड की डायरेक्शन में। ऐसा क्यों होगा, इसको समझेंगे पहले, क्यों ऐसा हो रहा है, फिर इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, हम कह रहे हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनके इंडिविजुअल एटम का जो नेट डायपोल मूवमेंट होगा वो जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जैसे ही इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा फील्ड की डायरेक्शन में, जो वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, वीकली, स्ट्रांगली नहीं, वीकली, मतलब वीक अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक, क्यों होगा उसका रीजन समझते हैं, जरा ध्यान से समझना। तो बेटा इसके लिए में चलना पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक में, याद करो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जिसमें क्या होते हैं, परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होते हैं, जो क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसके अंदर नेट डायपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा, जीरो होता है ना। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे, कुछ डायपोल मूवमेंट फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जा रहे थे, अलाइन हो रहे थे, तो नेट डायपोल मूवमेंट किधर आ रहा था, फील्ड की डायरेक्शन में, किधर आ रहा था, फील्ड की डायरेक्शन में। अब जरा इसको समझो, अब इस मटेरियल के अंदर भी परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स होंगे जो रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मोशन कर रहे हैं तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। मतलब जब तुमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं की है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है बेटा, जीरो, तो इसका नेट डायपोल मूवमेंट क्या होगा बेटा, जीरो। नेट डायपोल मूवमेंट क्या हुआ, जीरो। लेकिन जैसे ही तुमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो मान लो एक डायपोल को देखो, ये डायपोल मूवमेंट, मतलब ये डायपोल है मैग्नेटिक डायपोल, ये नॉर्थ, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ये काम कर रहा है। जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड लगाई, फील्ड की वजह से इस पर क्या लगा, टॉर्क, क्या लगा, टॉर्क। और ये टॉर्क क्या करेगा, ये हेल्प करेगा इस डायपोल को फील्ड की डायरेक्शन में आने पे, जिसकी वजह से क्या होगा, जितने भी परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो रैंडम मोशन कर रहे थे, फील्ड लगाते ही फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। और नेट डायपोल मूवमेंट किधर दिखाई देगा, फील्ड की डायरेक्शन में। पीछे कैसे दिखाई दे रहा था डायमेट्रिक में, फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए वो मैग्नेटाइज हो रहा था फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो रहा है, फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज हो रहा है। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखेंगे तो ये मैग्नेटाइज होगा फील्ड की डायरेक्शन में, यानी अट्रैक्शन फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा फील्ड की डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में। क्लियर हो गया। अब इन पर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स क्यों लगा, वो फोर्स लगा टॉर्क, क्या लगा, टॉर्क। और टॉर्क का काम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाले टॉर्क का काम है कि डायपोल को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना, फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना। अगर डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, मतलब जो मैग्नेटिज्म डेवलप होगा वो फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। क्लियर। इसका मतलब ये वाले सब्सटेंस हमेशा क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, बट नॉट स्ट्रांगली, वीकली। ठीक है, एग्जांपल्स क्या होंगे इसके, कौन सा, नहीं, एल्युमिनियम, एक एग्जांपल, हाँ, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम। देखो लास्ट में क्या आ रहा है ना, यम। तो देखो अभी तक जो डायमैग्नेटिक में बात कर रहे थे कि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे डायमैग्नेटिक में हमने एक रॉड ली डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भाग गया। अब ये क्या होगा, फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का पाउडर फॉर्म में लें, ठीक है, और एक ग्लास पे रखें, ठीक है, ग्लास पे, तो क्या होगा,
देखेंगे ये मटेरियल हमेशा वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागेगा। ठीक है, मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो कहाँ चलेगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक, अब क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डेवलप हो रही है या प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, फील्ड की डायरेक्शन भी हो रही है, तो अगर ऐसे सब्सटेंस को फील्ड की डायरेक्शन में रखें तो ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास होगी, जबकि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी बी की वैल्यू बी नॉट से क्या होगी, ज्यादा होगी। म्यू आर की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और काई एम जो है वो प्लस हो जाएगा, यानी 1 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं बेटा। देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर किसी पैरामैग्नेटिक रॉड को, मतलब सब्सटेंस है उससे बनी एक रॉड को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हैंग कर दें तो ये ऑलवेज अलाइन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब पहले जो अलाइनमेंट हो रहा था वो ऐसे हो रहा था, अब कैसे होगा, ऐसे होगा। मतलब इसकी लॉन्गर एक्सेस फील्ड की डायरेक्शन में होगी। लॉन्गर एक्सेस किधर होगी बेटा, फील्ड की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। मतलब देन क्या होगा, अट्रैक्ट होगा ना, क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद बेटा सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो पहले बना लो नॉन यूनिफॉर्म, मैग्नेट्स को दूर रखना है। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो यहाँ पे मिड पे कोई पॉइंट होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, बट कैसी होगी, वीक होगी। ये हो गई वीक मैग्नेटिक फील्ड। और पोल्स पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। पोल्स पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब अगर कोई फ्लास्क ले ले या कोई कांच का एक वेसल ले ले और उस पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को पाउडर फॉर्म में रखें, किस फॉर्म में रखें बेटा, पाउडर फॉर्म में। ये पाउडर फॉर्म में डाल दिया हमने। ठीक है, तो ये सब्सटेंस वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चलेगा। मतलब ये क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेपरेट। और सेपरेट होकर कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहां पर ये पोर्शन ज्यादा होगा जबकि यहां पर पोर्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सेपरेट हो जाएगा। क्लियर, मतलब ये भाग गया किधर, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ, सेपरेट हो गया ना, वीक से स्ट्रॉन्ग। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमेशा वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे। कोई डाउट, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर इस तरह के सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दे रहे हैं पहले हम। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम जो कैसी है, बी नॉट है, एक्सटर्नल है ना, एयर में, तो बी नॉट मान लेंगे। ठीक, अब एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ले रहे हैं जो इसमें प्लेस करा रहे हैं, ये मटेरियल है। तो इसमें जो मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो फील्ड की डायरेक्शन में होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड भी फील्ड की डायरेक्शन में होगी। मतलब एक्सटर्नल फील्ड को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ज्यादातर फील्ड लाइन कहां से पास होंगी बेटा, इसके अंदर से पास होंगे, जबकि बाहर भी होंगी लेकिन कम होंगी। बाहर क्या होंगे, कम होंगे। इसको समझाने के लिए नंबर ऑफ लाइंस बढ़ानी पड़ेंगे, वरना कहेगा सर नंबर ऑफ लाइंस कम है बाहर। ठीक है, समझ गया। अगर देखो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होने उसका नंबर क्या है, ज्यादा है, जबकि बाहर से जो जा रही है वो क्या है, कम है। मतलब साफ हो गया कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू बी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगी, कम होगी। बी की वैल्यू क्या होगी, वी नॉट से ज्यादा होगी। इसके अंदर जो फील्ड जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू, फील्ड लाइंस की वैल्यू, और बाहर जो है उसकी फील्ड लाइंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्लियर हो गया। तो अगली प्रॉपर्टी तुमको समझ में आ रही है क्या, कि जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगी उसकी वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन वी नॉट। ये वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी, ग्रेटर देन 1। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम की वैल्यू क्या होगी भाई, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या हो जाएगी भाई, वैल्यू
तो फॉर्मूला होता है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम। तो काई एम इक्वल टू 1, सॉरी, म्यू आर माइनस 1। अब ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो काई एम की जो वैल्यू आएगी वो स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होगी। कैसी होगी? स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है? वैल्यू वैल्यू कुछ 400-500 के आसपास लाई करेगी। हाँ, इसकी रेंज भी 400-500 के अंदर ही रहेगी। 400 या 500 से 800 के अंदर ही रहती है। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा बेटा, मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो बेटा। अब क्योंकि ये मैग्नेटाइज हो गया है, ये मटेरियल क्या हो रहा है? मैग्नेटाइज हो रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर का इस पे इम्पैक्ट आएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। ये किस पे डिपेंड करेगा? तो याद रखना बेटा, जो क्यूरी लॉ होता है वो डिपेंड करता है काई एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। वैसे जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है काई एम इक्वल टू सी बाई टी। नहीं है, पढ़ेंगे लास्ट में। हाँ, फॉर्मूला इसका निकालेंगे हम लोग। हाँ, आगे लास्ट में किया है। यहाँ जो सी है वो क्यूरी कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूरी कांस्टेंट। यहाँ से देख रहे हैं काई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब काई एम की वैल्यू बढ़ गई ना, बढ़ी तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यानी मटेरियल क्या होगा? डीमैग्नेटाइज होगा। क्या होगा? डीमैग्नेटाइज। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। कम होगी तो ग्राफ बना लेते हैं बेटा जरा। तो ग्राफ कैसा होगा? देखो ध्यान से। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में काई एम की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। क्लियर? तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता दिखाई देगा। कोई समस्या? ग्राफ क्या आएगा? ऐसा आएगा। क्लियर? तो ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जिसे क्यूरी लॉ से हम समझेंगे आगे चल करके अगले लेक्चर में।